घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा तेल की, डीजल की। ये ईंधन है सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। देश की अर्थव्यवस्था की भी बात होगी। इस कोरोना काल, इस संकट, संक्रमण, आपदा काल में हम अर्थव्यवस्था की कतई कोई बात नहीं कर रहे हैं। हां, बात होती है। शेयर बाजार आजकल सेंसेक्स जो है, संवेदी सूचकांक जिसे कहते हैं, 51,000 पार कर गया है। निफ्टी 15,1300 के करीब है। और सुबह अगर आप 9:15 बजे बिजनेस चैनल्स को खोल लें तो सब कोरोना के दुख दर्द, अपनी पीड़ाएं, अर्थव्यवस्था की दिक्कतें, आर्थिक खुद की तंगी सब भूल जाएंगे। ऐसे लगेगा सब बल्ले बल्ले है, बेहतरीन रिजल्ट्स आ गए, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया जा रहा है, सब्ज बागिए दिखाए जा रहे हैं शेयर बाजार में। लेकिन अर्थव्यवस्था की दरअसल हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है, इस पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात तेल की, डीजल की। 7 साल पहले, अभी कल ही 7 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के। 7 साल पहले चुनावों की तैयारियों के दौरान एक नारा बुलंद किया गया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल एक बड़ी समस्या थी, उसकी कीमतें, लगातार बढ़ती कीमतें। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 पर बैरल तक भी छुई थी। 2014 में यह लगभग $110 पर बैरल थी। आज की तारीख में यह $66 से $68 पर बैरल पर घूम रही है। लेकिन अब यह बड़ा लेकिन, असल मुद्दे पर आता हूं। इस महीने में 27 तारीख है, 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 14 बार। और 1 मई से नहीं, 2 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। 4 मई से यह बढ़ोतरी शुरू हुई। और आज आलम यह है कि श्रीगंगानगर में 104 रुपए 67 पैसे पेट्रोल के दाम हैं। भोपाल में 101 रुपए 77 पैसे, मुंबई 99 रुपए 94 पैसे। यह डॉन ब्रैडमैन की एवरेज टाइप हो गया है। 100 अभी पार कर जाएगा, जैसा अंदाजा दिख रहा है, जैसे लगातार गैलप कर रहा है पेट्रोल। डीजल भी पीछे नहीं है। श्रीगंगानगर में डीजल 97 रुपए 49 पैसे, भोपाल में 93 रुपए 7 पैसे, मुंबई में 91 रुपए 87 पैसे। मोटा मोटा पेट्रोल 100 पार कर गया है या 100 को छू रहा है, और डीजल 90 को पार कर रहा है या 90 को छू रहा है। और 14 बार यह बढ़ोतरी हुई है। 14 बार। 3 रुपए 28 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं इस महीने में, और 3 रुपए 88 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। अभी कोरोना की चर्चा ज्यादा हो रही है। भाई लॉकडाउन भी है, बहुत से लोग कह सकते हैं लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो है, लेकिन सड़कों पर जाइए, लोग चल रहे हैं, काम धंधे पर भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, या एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं। आवाजाही हो रही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल सब बंद है, सड़कें बिल्कुल सुनसान या वीरान पड़ी हुई हैं। और यहां पर ये आंकड़े तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये दरअसल सिर्फ तेल की कीमत नहीं है। ये आपकी मेरी जेब से पैसा जो निकाला जाता है ना, ये सरकारी खजाने में जाता है। और सरकारी खजाने में कैसे जाता है? 100 रुपए का अगर आप पेट्रोल मानेंगे ना कीमत, तो 58 से 60 रुपए सरकारों के खाते में चले जाते हैं। सरकार के लिए यह कीमतें कमाई का जरिया हैं। 58 से 60 रुपए 100 रुपए में से। इसमें एक्साइज भी है जो 33, 34, 35 रुपए तक चली जाती है, और वैट भी है जो राज्य सरकारें लगाती हैं। पर यहां भी यह समझना होगा
एक ना गाइडेंस मिलती है। आप किसी भी कंपनी के नतीजे जब सुनते हैं, और अभी चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, घोषणा हो रही है, तो कंपनी गाइडेंस देती है। तो दरअसल ये एक्साइज ड्यूटी जो इंपोज की जाती है, ये गाइडेंस होती है स्टेट्स के लिए भी कि आप भी इंपोज कीजिए। तो ये बड़ी आजकल निष्पक्ष बहस करने के चक्कर में स्टेट्स को भी पुल अप किया जाता है कि जी आप क्यों बढ़ा रहे हैं, पर पहले केंद्र क्यों बढ़ा रहा है? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्यों की भी है। महाराष्ट्र जैसे राज्य 35% तक वैट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मुंबई ठाणे जो इलाका है वहां तक तो 38-39% वैट है, क्यों है? अब आपको एक अहम बात, बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। और अभी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं। वो कहेंगे कि देखिए मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही है, बाजार तय करता है। अब इसमें एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको। ये 16 जून 2017 से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने घटने शुरू हुए। घटे तो बहुत कम है, हमेशा बढ़े ही हैं। तब से और आज तक देश में 10 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल हैं। और पिछले 10 चुनाव में से लोकसभा चुनाव समेत 4 चुनाव ऐसे रहे जब क्रूड महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल सस्ता रहा था चुनाव के दौरान। जब चुनाव आते हैं तो एक तरह से ना ये बाजार तय करना बंद कर देता है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए तो 65 दिन, अब समझिए इस आंकड़े को, जनवरी से फरवरी के बीच में 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। मार्च में चुनावों की घोषणा हुई, तारीखों का ऐलान हुआ, 65 दिन तक, 65 दिन, 2 महीने से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़े। बाजार भूल गया, बाजार सो गया, बाजार ने कीमतें तय करनी बंद कर दी। 2 मई को चुनावी नतीजे आए, 4 तारीख से बाजार फिर से जाग गया और 14 बार ये दाम बढ़ गए। ये देखिए हमारे साथ मखौल हो रहा है, मजाक हो रहा है। कहा गया पेट्रोल के जब दाम, कच्चे तेल की कीमतें घटी और वो $30 उससे भी नीचे गई कि देखिए हम नसीब वाले हैं। पर बदनसीबी आम आदमी के खाते में ही लिखी हुई है क्या? ये पेट्रोल के दाम कभी कम क्यों नहीं हुए? 35 रुपए के सपने भी दिखाए गए कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 3 गुना हो गया उसका। सचमुच विकास हो रहा है, पेट्रोल के दाम में बड़ा विकास हो रहा है। और पेट्रोल के चलते देखिए ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की मार नहीं झेलता है आम आदमी, आप और मैं। जेब पर तो डाका पड़ ही रहा है, लेकिन महंगाई दर भी बढ़ती है और महंगाई दर बढ़ी है। थोक महंगाई दर 10.49%, 10.5% हो गई है। 8 साल के सबसे उछले स्तर पर है महंगाई दर, 8 साल के, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। मैं सरसों के तेल और बाकी जो खाने के तेल हैं, खाद्य तेलों की तो बात ही नहीं कर रहा, 160-70 रुपए हो गया है सरसों। सोयाबीन रिफाइंड भी 160-70 रुपए हो गया है, 70-80 रुपए था पिछले साल, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो महंगाई दर इतनी बढ़ गई, आम आदमी लॉकडाउन में भी है, नौकरियों की दरकार भी है, परेशानी है, आमदनी घट रही है, शेयर बाजार में आमदनी बढ़ रही है और जगह घट रही है। जब से कोरोना का संक्रमण हुआ है तब से 23 करोड़ लोग, फिर से सुनिएगा, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और युवा हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो 500 के करीब मामले थे। 14 अप्रैल को दूसरा लॉकडाउन हुआ, 10,000 मामले आए। तीसरा लॉकडाउन 3 मई को हुआ, 40,000 मामले थे। यहां 4 लाख तक आंकड़ा चला गया
और 3 मई का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं पिछले साल का, पिछले साल आपको ध्यान होगा लगातार 5 दिन 11, 12, 13, 14, 15 मई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आए और 20,97,000 रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, क्योंकि आम आदमी को दरकार थी। तरलता दी गई, सीधे खाते में पैसे नहीं आए पर तरलता दी गई थी। इस बार बिल्कुल चुप्पी, खामोशी है। और इस खामोशी को इस दफा मैं बहुत बार निंदा करता हूं, क्रिटिसिज्म करता हूं काला सूट गुलाबी अखबार की। काला सूट मतलब कॉरपोरेट इंडिया, गुलाबी अखबार यानी कि बिजनेस पेपर्स। वो सरकार की आलोचना या सवाल करने में गुरेज करते हैं, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सबसे बड़ा बिजनेस चेंबर है, उसके अध्यक्ष उदय कोटक एमडी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, जाने माने कारोबारी हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए राहत तो देनी होगी सरकार को, राहत की दरकार है इस वक्त देश को, क्योंकि जेब में पैसा नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का नहीं घूमेगा। सिर्फ यह कह देने से कोरोना पर हम जीत गए, पहली लहर के बाद भी कहा, अब कहने लगे हैं कि अब तो कोरोना बस खत्म हो गया, अनलॉक हो जाएगा, सब कुछ चंगा सी। वो कहते हैं अभी 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, राहत पैकेज की दरकार है। एक एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, आसान भाषा में इसे बता दूं, जैसे पिछले साल एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था कि आप लोन ले लो, वैसी व्यवस्था फिर से करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 1% यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए तो देने होंगे सरकार को। और इसमें भी आपको एक और अहम आंकड़ा बता दूं, और आंकड़ा क्या है, यहां पर लोकल सर्कल नाम की एक एजेंसी है, वो सर्वे कराती है, और उस सर्वे में क्या कहा गया है, 59%, 59% स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में शट शॉप, सेल ऑफ और स्केल डाउन। जो छोटे मझोले कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई है 59% की। पर यह कभी चर्चा का विषय नहीं बन रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आगे डॉट 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 लगा रहा हूं, समझ रहे हैं, कुछ तो करो सरकार, कुछ तो राहत दो सरकार, और अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज की दरकार। यहां अभी मैंने जीएसटी की बात नहीं की है। जीएसटी में जो राज्यों को पैसा मिलता है उसमें 1,58,000 करोड़ रुपए की कमी है। कल जीएसटी की बैठक होने वाली है, यह सवाल भी उठने वाला है। राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पहले ही इनका मैं जिक्र कर चुका हूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, 2 इकोनॉमिस्ट, दोनों ही परिचय के मोहताज नहीं हैं, शरद कोहली मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और विजय सरदाना एमएसएमई के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले बात डीजल पेट्रोल की, तो अब तो सेंचुरी भी लग गई है पेट्रोल की, तो ये बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब कुछ करेगी सरकार? गोपाल बाबू, देखिए, अगर हमें अर्थव्यवस्था पे चर्चा करना है तो पॉलिटिकल डिबेट करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। अर्थव्यवस्था में हमें वस्तुस्थिति यह भी समझनी पड़ेगी कि सरकार के पास जो चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रेंट है, वह भी उसको सामने रखते हुए सारी चीजों को करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ दिनों से, सालों से मैं देख रहा हूँ, कुछ महीनों से, कि प्रदेश या कोई और इंडस्ट्री वगैरह तो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारी तो ये समस्या है, हमारे लिए तो ये इम्पॉसिबल है, सरकार सब कुछ करे, और केंद्र, उसमें भी केंद्र सरकार करे, उसमें प्रधानमंत्री करे।
अच्छा। अरे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब चीजें सब मिल के करते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, आपने खुद ही बताया कि 35 से 40% जो टैक्स कंपोनेंट है पेट्रोल डीजल में, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट का मैंने किया जिक्र, और मिसकोट मत कीजिए। तो ज्यादातर एवरेज वही है, नहीं, एवरेज वो नहीं है। नहीं, थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन अच्छा, मतलब स्टेट्स की जिम्मेदारी है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। 2014 से पहले आप नारे बुलंद करते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, देश को बताते थे 35 रुपए तक हम पेट्रोल की कीमत ले आएंगे, वो सिर्फ चुनावी वादे थे। नहीं, देखिए, सब स्थितियों को समझना चाहिए। आज के समय में जो 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट 9.5% के करीब का चल रहा होने की उम्मीद है। रेवेन्यू कलेक्शन सारा घटता जा रहा है। उसके बाद सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना में पैसा दे रही है, सब्सिडी। अच्छा, पहले सरकारें कुछ नहीं देती थी, उनके लिए ये विकट समस्या नहीं होती थी, आज विकट समस्या आई है। नहीं, ये सरकार में आने के बाद आपको समझ आया? नहीं, फिस्कल कंस्ट्रेंट जो आज की स्थिति है, अगर हमारा जो कंस्ट्रक्ट हुई है इकोनॉमी 24% के पिछले क्वार्टर में, तो वह इतनी कंस्ट्रक्शन कब हुई है? तो यह कोरोना की बड़ी त्रासदी है। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम घटे कब? वो 30-35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए कब आए? 150 रुपए पर बैरल कच्चे तेल की कीमत $30 पर बैरल से भी नीचे गई। संदीप, उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए था ना 35-40 रुपए। वो कब आए? एक्साइज की कलेक्शन बता रहे हो, टैक्सेस की कलेक्शन बता रहे हो। केंद्र सरकार में टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कलेक्शन कितना घटी है प्रदेश सरकारों का? फिर भी केंद्र सरकार ने अपना 42% तो देती है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जो उनका 14% का इंक्रीमेंट है हर साल का, उसको भी आपने पता है कितना बढ़ा दिया है? एक्साइज ड्यूटी एक मुश्त 9 बार जो बढ़ाई, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक साथ आपने 11 से 13% बढ़ा दी। एक आंकड़ा बताऊं आपको गोपाल बाबू, जो आप कह रहे हैं ना कि ये अभी विषम परिस्थिति है। एक सेकंड, तो कम हुआ है ना। सुनिए ना गोपाल बाबू, आप जानते हैं सारे फैक्ट। अगर मैं एक फैक्ट गलत बताऊं तो बताइएगा मुझे, प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। 2014-15 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से 29,279 करोड़ रुपए कमाए और डीजल पर 42,881 करोड़। ठीक है, दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो 71,000 करोड़ होता है। और 2020-21 में आपने कमाए 2,94,000 करोड़। तो हमारी जेब से कमा रहे हैं, अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं। तो सरकार खर्चा भी तो बढ़ा रही है। सरकार ने 21 लाख करोड़ का पैकेज भी तो दिया है प्रदेश सरकारों को। जीएसटी का कलेक्शन कम होने के बाद भी पूरा उनको कंपेंसेशन दे रहे हैं। 14% एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से कंपेंसेशन। हमारा ही पैसा घुमाकर हमें दे रहे हैं, हमारी जेब से निकालकर और ऐसे घुमा फिरा कर हमारी जेब में दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप केवल एक्साइज और पेट्रोल के टैक्स की बात कर रहे हो। टोटल तो टैक्स वही है ना, फिगर आप वही बात कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप दूसरी तरह से कह रहे हो। सरकार के पास जितना कलेक्शन आएगा उसी में से तो खर्चा करेंगे। अगर पेट्रोल डीजल में ले रहे हैं, दूसरी जगह कम हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बाकी जगहों पे कम हो रहा है, प्रदेश सरकारों को पूरा दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार के पास कहीं से तो कलेक्शन आएगा। फिस्कल डेफिसिट भी जो है 9.5% का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है। ये समझदारी है कि आज हम। अच्छा, ये समझदारी है कि आम आदमी पर लगातार मार पड़ती रहे पेट्रोल डीजल की? नहीं, उसमें क्या है कि जो गरीब तबका है, जो लोअर स्टेटा है, पिरामिड के नीचे के लोग हैं, उसको सरकार ज्यादा बेनिफिट देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसकी समस्या खाद्यान्न को लेके भी है, उसको गैस कनेक्शन भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, किसानों की भी समस्या है, आवास की भी समस्या है, किसान सम्मान निधि भी है। ये सब चीजें सरकार कर रही है। अच्छा, प्रदेश सरकारों को कम करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा, तो जो वो वादे करते थे पहले, सरकारें कुछ नहीं देती थी देशवासियों को, कोई राहत नहीं देती थी, इसलिए आप कह रहे थे सरकार में आने से पहले हम तेल के दाम कम कर देंगे। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, तब 70 रुपए था पेट्रोल।
गलत तो नहीं कह रहा? 21 लाख करोड़ का पैकेज किस सरकार ने पहले स्वतंत्रता के बाद दिया है बताओ? नहीं, वो पैकेज देखिए, एक तो पैकेज को भी वो तरलता दी गई, लोन मेले लगे, जेब में नहीं आए 21 लाख करोड़ किसी नहीं, सारे नहीं आए, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा 2.5 लाख करोड़ तो सीधा गया है लोगों के खाते में। अच्छा। उसके बाद भी जा रहा है, और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर को भी सरकार ने गारंटी वगैरह देके कई तरह से सरकार ने किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड जनरेट किया। एमएसएमई के लिए भी 50-60 करोड़ का फंड कॉर्पोरेट गारंटी। मैं थोड़ा सा इसको और एक बार दर्शकों को समझा दूं। सिद्धार्थ सिंह, आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। जब गोपाल बाबू कह रहे हैं कि नहीं, ये देश के राहत अगर देनी है, आधारभूत ढांचे में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने हैं, पैसे की जरूरत होती है। ये 6 मई 2020 को एक मुश्त 10 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर एक्साइज बढ़ाया गया, 13 रुपए डीजल पर बढ़ाया गया। और अब तो खेल ये भी हो गया है, एक्साइज में राज्यों का भी एक शेयर होता था, पर अब वो सेंट्रल पूल घटाकर कितना 3% कर दिया गया है, बाकी सारा केंद्र के पास ही रहेगा। गलत कह रहा हूं? नहीं संदीप, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मुझे लगता है कि ये जो सारी समस्या है, शायद जो अभी गोपाल बाबू कह रहे थे, मुझे लगता है जो सबसे पहली बात है, रिकॉग्नाइज ये करने की जरूरत है कि अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आपने चलाया है वही शायद गलत था, और उसी का नतीजा है कि जब ये समस्याएं आई, कोविड आया, या आपने जिस तरह से जो है नोटबंदी की थी या जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो ये सब अब इकट्ठा होकर आपके लिए एक समस्या बन गया है। जहां तक आपने पेट्रोल डीजल की बात की संदीप, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपने कहा कि एक्साइज ड्यूटी। अब जो एक्साइज ड्यूटी पहले शेयर होती थी पूरी की पूरी स्टेट्स के साथ, अब उसको बड़े चालाकी से केंद्र सरकार ने उसको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के एक उसमें डाल दिया है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऑलमोस्ट 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार के पास रह जाता है। हाँ। अच्छा, स्टेट्स के तरफ अब आपकी दरिया दिली भी नहीं है। अब स्टेट्स को जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन में जो कमी आ रही है वो भी आप उनको उस पर आगे चर्चा करेंगे जी। तो कहने का मेरा मतलब ये था संदीप कि, और जो आपने कहा ना कि 2021 में जो साल अभी बीता है, उसमें 2,94,000 करोड़ नहीं संदीप, अगर आप रिवाइज एस्टिमेट को देखेंगे तो भारत सरकार को पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगा उससे 3,60,000 करोड़ की। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 3,60,000 करोड़ सरकार की जेब में आ रहे हैं, और इसमें 90% सरकार, केंद्र सरकार के पास रहेगा, 10% राज्यों के साथ बांटा जाएगा। करेक्ट, यही कह रहे हैं आप? और इस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस बजट में भी क्या किया गया, जो एक्साइज ड्यूटी, जो शेयरेबल एक्साइज ड्यूटी थी राज्यों के साथ, उसको फिर घटा दिया गया और उसको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में जोड़ दिया गया। और एक जो है कस्टम्स जो शेयरेबल है उसमें भी घटा के उसको सेस में डाल दिया गया। तो ये जो जब हम जीएसटी लाए थे तो ये बात हुई थी कि हम सेस कम से कम रखेंगे ताकि जो है जो पैसा इकट्ठा हो वो शेयर हो स्टेट्स के साथ। एक और करेक्शन मैं करना चाहूंगा, देखिए कागज पे तो ये जो फॉर्मूला है ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्स शेयरिंग है वो 42% है, लेकिन ये केवल अब कागज पर है। अगर एक्चुअली आप देखेंगे संदीप तो ये अब आंकड़ा घटकर 30% के आसपास है। तो स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा स्पेस अब नहीं है अपने जो उनको, ठीक है, पर स्पेस तो है ना। अब मैं थोड़ा सा ये जो 10 सबसे बड़े राज्य हैं, वैट की मैं बात करूंगा, सिर्फ एक्साइज की नहीं है। आलोक बाबू, और मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उसका जिक्र किया है गोपाल बाबू ने भी। महाराष्ट्र में 38% एक्साइज ड्यूटी, मुंबई, थाने, नवी मुंबई इलाके की बात कर रहा हूं, वैट। पंजाब का भी यही हाल है। राजस्थान की आप बात कीजिए, वहां भी 25% के करीब वैट है। तो आम आदमी की समस्या है कि नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम, कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। यह राजस्थान ही सबसे ऊपर छलांग मार रहा है क्योंकि एक्साइज भी है और वैट भी काफी ज्यादा है। तो श्रीगंगानगर में 104 रुपए भी पार कर गया पेट्रोल का दाम। सबसे पहले तो मैं आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि और नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। जहां तक बात है कि वैट की, वैट 1% 2% कम ज्यादा सभी राज्यों में है, चाहे वो बीजेपी शासित हो चाहे वो कांग्रेस के शासित हो। और उसका सीधा सा कारण है कि जीएसटी में नहीं लेकर आए आप, और जीएसटी में लेकर आते तो उनको शेयर मिलता। दूसरी चीज है कि राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भी जो जीएसटी का शेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है।
आज भी कांग्रेस ने डिमांड की है कि इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेकर आइए आप। दूसरी चीज आती है, अब मोदी साहब के वो पुराने वायदे जो थे उनकी बात हम एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो उन्होंने जो कही थी वो ये कही थी कि मैं बदनसीब की जरूरत नहीं है, मैं किस्मत वाला हूं, और जब विकास चाहिए तो कुछ कड़वी दवाई। लेकिन कड़वी दवाई के नाम पर मोटे मोटे भैंस के इंजेक्शन किसी ने उम्मीद नहीं की थी उनसे। दूसरी चीज, सबसे पहले इस सरकार की दिक्कत रही 2014 में जब आई, 3 साल तक पार्ट टाइम वित्त मंत्री रहे थे जिनके पास 3 मंत्रालय थे। आप नजीर क्यों नहीं पेश करते? उदाहरण आप पेश कर दीजिए। मनोहर पर्रिकर थे आपके राज्य में, संदीप जी, जब आपका कार्यकाल था यूपीए का, 0% वैट कर दिया था गोवा ने। आप ऐसी कोई नजीर पेश कर दीजिए। संदीप जी, गोवा की तुलना महाराष्ट्र से नहीं की जा सकती। राजस्थान में कर दीजिए, पंजाब में कर दीजिए, झारखंड में कीजिए, छत्तीसगढ़ में पहला राज्य है राजस्थान जिसने पिछले 1 साल में वैट घटाया। पहला राज्य है केवल 26 राज्यों में से जिनमें वैट की चर्चा हम कर रहे हैं। आज बात आती है कि पेट्रोल और डीजल केवल एक उसकी वजह से नहीं प्राइस बढ़ रहा है। क्या खाद्य के तेल, सरसों के तेल पेट्रोल और डीजल की वजह से 70% 80% बढ़ गए? क्या दालों की कीमत 70-80% केवल पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ गई? पेट्रोल और डीजल में तो 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाया ही है। लगभग 400-450% एक्साइज ड्यूटी पिछले 7 वर्षों में ऑन एन एवरेज पेट्रोल और डीजल पर बढ़ी है। और अभी जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि 2.5 रुपया और 4 रुपया जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको सेस में कन्वर्ट कर दिया था बजट में कि रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस सेस का जो हिस्सा राज्यों को देना होता है वो नहीं देना पड़ेगा। पिछले 23 दिन में 14 बार बढ़ाया। वो मैंने बता दिया ना। नहीं, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर हो रहा है। और ये इन्फ्लेशन जो है, आज का जो महंगाई है, ये कोई महंगाई ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड की वजह से या उसकी वजह से। ये महंगाई केवल और केवल स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, संस्थागत। कि आप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में तो, अरे भाई आम आदमी बलि का बकरा बना हुआ है। सर एक मिनट, झटका नहीं, हलाल हो रहा है हमारा। धीरे धीरे रेंदा चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। कोई कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है क्या? यहां तो और अच्छी खबरें आ रही हैं। ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो हटाए जा रहे हैं। सर आग तो केवल इस चीज पर लगी है कि सरकार के पास कोई ना नीति है ना कोई नियत है। सरकार के सारे रेवेन्यू के सोर्सेज खत्म हो गए हैं। आज भी रेलवे की भावनगर की प्रॉपर्टी को बेचने का एडवर्टीजमेंट आया है। रेलवे की तनख्वाहें हर महीने कई प्रॉपर्टी बेच कर दी जा रही हैं। भावनगर में 1 एकड़ का प्लॉट आज रेलवे बेचने जा रही है। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर कि जब पता था कोरोना है और हमारे यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरा, जबकि किसानों ने हमारा पूरा साथ दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट में रहा है, उसके बावजूद अगर प्राइसेस बढ़े हैं और झूठी सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाना भी दे दिया है, तो वो तो अगर 80 करोड़ लोगों को खाना सरकार दे रही है और 20 लाख का करोड़ का पैकेज भी आ रहा है, तो ये खाद्य तेल महंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार झूठ बोलती है, सरकार सारे आंकड़े छुपाती है। नहीं, महंगाई की जो बात हो रही है, अब 1 मिनट विजय सरदाना स्क्रीन पर 1 मिनट आलोक, ना अभी और मेहमान भी बैठे हुए हैं ना। 1 मिनट धारा प्रवाह नहीं, मुद्दे पर हमें रहना है। ये महंगाई दर भी बढ़ रही है लगातार, 10.5% थोक महंगाई दर। ये महंगाई डायन खायत जात है, ये एक और गाना था यूपीए काल का। वो दिन भी आ रहे हैं विजय सरदाना। कच्ची घनी का तेल, सरसों का तेल 160-170 रुपए हो गया। आप भी इस्तेमाल करते होंगे, हेल्थ कॉन्शियस आदमी है। सोयाबीन रिफाइंड तेल भी ये कितने थे पिछले साल? इनकी कीमतें, दालों की कीमतें भी बढ़ रही हैं और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक विशेष साइकिल होती है ना, उसमें फंसते जा रहे हैं क्या? संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने का। आज देखिए, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो हमारे सारे पॉलिटिकल दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं बोलिए ना, इनकी नाराजगी को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। इनकी नाराजगी के हिसाब से चलूं तो मैं कोई सवाल ही ना पूछ पाऊं। रोज नाराज होते हैं, होने दीजिए। इनको बीच में मत बोलने। ना, वो होता ही नहीं है मेरे शो पर। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी सामने आई तो हमें पता लगा हमारा हेल्थ सेक्टर कितना खराब है और हमने उस पर कार्रवाई अब करनी पड़ी। जो आपके सामने एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये बहुत क्लियर ये दिखाता है कि जिस तरह से आज तक हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज देश में चलाई और पॉपुलिस्ट एजेंडा पे हम लोगों ने चुनाव लड़े,
ये उसका आउटकम है। हर चीज हम फ्री देंगे, कल झारखंड और ने कह दिया कि हम कफन भी फ्री देंगे। कहने का मतलब यह है कि आप इस देश में सब कुछ फ्री देंगे, कोई रेवेन्यू की बात नहीं करता। किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने एक लाइन देखी है कि जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं इसकी आमदनी कहां से होगी? कुछ नहीं, सिर्फ जनता को बांटे जाओ। दो ही साधन आपके पास है, या तो आप इनकम टैक्स बढ़ाओ या आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाओ। तो जो आप आज टैक्स बढ़ा रहे हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे, चाहे खाद्यान्न पे, चाहे इनकम टैक्स पे, देना तो आप ही को है। आम आदमी कटेगा ना, बिल्कुल आम आदमी कट रहा है ना, इसीलिए मैंने ये आंकड़ा बताया। दुहाई दी जाती है जी बाजार, एक मिनट विजय भाई एक सेकंड के लिए, दुहाई ये दी जाती है जी बाजार तय करने लगा है। 16 जून 2017 से पेट्रोल खासकर डीजल तो पहले डीरेगुलेट हो गया था, उसके बाद 10 चुनाव हुए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 65 दिन एक पैसा, एक नया पैसा कीमत नहीं बढ़ी। बाजार सो जाता है चुनाव के टाइम पे, तो सरकार चाहे तो कम हो सकती है ना कीमतें। कड़वी हकीकत तो यह है, सरकार चाहे, और ये सारी कंपनियां जो हैं, तेल कंपनियां, अधिकतर तो इनमें से सरकारी कंपनियां हैं, वो बीपीसीएल हो, ऑयल इंडिया हो, एचपीसीएल हो, है तो सरकारी कंपनी ना। संदीप जी, पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझो। अगर यह सरकार कम कर सकती तो चुनाव के बीच में जरूर कम करती, क्योंकि उसका फायदा चुनाव में मिलता है। क्योंकि आपको बढ़ाना है, चुनाव में गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए आपने एस्केलेशन को, रेट के बढ़ाने को रोका था। घट नहीं सकता था। आप समझिए इस खेल को, क्योंकि आपको जब हाईवे चाहिए लेकिन हम कहते हैं टोल नहीं देंगे, हमें सब कुछ फ्री चाहिए, दवाइयां भी सब कह रहे हैं कि साहब वैक्सीनेशन भी सबको फ्री मिले। सब 140 करोड़ लोगों को अगर आप 100 रुपए का भी इंजेक्शन दोगे तो क्या कॉस्ट चाहिए? कहने का मतलब है कि देना हमें ही है, सरकार के पास कोई फैक्ट्री नहीं है। नोट छापोगे इन्फ्लेशन होगा, देना हमको ही है। हमें एज ए जनता तो सरकार कहती है 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। देखिए, चुनावी वादे सब छोड़ दो, सब छोड़ दें। संदीप जी देखिए, आप सीरियस, नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस, गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं। आप सीरियस हो, हकीकत को समझो। हमारे सामने चुनौती है 140 करोड़। अगर पूरी जनता 60% लोग सब्सिडी मांगेंगे और 5% लोग इनकम टैक्स देंगे, इस देश में यही होगा। अभी आने वाले में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलिस्ट मेजर पे चुनाव लड़े जाएंगे, स्थिति और खराब होगी। ऐसे नहीं होगी, आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है। एक मिनट शरद कोहली, ये आमूलचूल परिवर्तन है या ये बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक है जी? आप इकोनॉमिक जो ढांचा खांचा अपनी नीति है उसको बदल क्यों नहीं सकते? 35 लाख करोड़ का आपका बजट है, उस बजट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? देखिए संदीप, हकीकत तो ये है, अगर हम पूरी देश की जो आबादी है 138 करोड़ है, उसको हम 2 हिस्से में बांट दें। एक 80 करोड़ है जो गरीब हैं, जिनको हम पीडीएस वाले कहते हैं, हाँ, और 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं पूरे महीने, और बाकी की है मिडिल क्लास। अब हकीकत इस समय ये है कि 97% लोगों की इनकम, रियल इनकम जिसको हम कहते हैं, वो गिर चुकी है। अब पेट्रोल डीजल की दोहरी मार कहां से है कि एक तरफ आपका या तो नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, आप नौकरी आपकी बंद है, कुछ पता नहीं तनख्वाह कटेगी कि नौकरी पे वापस लिया जाएगा, हुई है, लोग बोल नहीं पाते कि वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो 6 करोड़ 60 लाख के करीब संदीप रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एमएसएमईज इस देश में हैं, जो रजिस्टर्ड छोटे मोटे हैं, जो टोटल 11-12 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं। हालांकि अब नौकरी कितनी बची है वो एक अलग सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि आप किस सेक्शन का उद्धार करेंगे। मैं पेट्रोल डीजल पे पहले आ जाता हूं। पेट्रोल डीजल पे जो 60% तक टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स एक छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है वो दे रहा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को ये टैक्स लेना है, तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है कि आप अमीरों से लीजिए। एक अमीर है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी नेटवर्थ पिछले 1 साल में $33 बिलियन से $66 बिलियन हो गई। आपने जो शेयर मार्केट का जिक्र किया, तो ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता है इनकम में, ये भी रिकवरी हमने बात की पिछले साल। बिल्कुल वो बढ़ती जा रही है। गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, गोपाल बाबू को भी ये सलाह दूंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके जो पेट्रोल और डीजल एक
छोटे बच्चे को भी उसके बेबी फूड में या डायपर खरीदा जाता है, कुछ भी खरीदा जाता है, दूध खरीदा जाता है, वहां पर अगर आपको वो देना पड़ रहा है, वो हर किसी पर मार पड़ रही है। इसकी बजाय अगर यही रेवेन्यू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से लिया जाए, मतलब जो बहुत अमीर लोग हैं, रास्ते निकाले जा सकते हैं। पर आप एमएसएमई की जो बात कर रहे थे, लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया और 59% स्टार्टअप एमएसएमई वो ताला लग चुका है या बेचने के कगार पर हैं। मैं छोटे मझोले व्यापारियों की और उद्योगों की बात कर रहा हूं यहां पर। मैं उन्हीं का जिक्र कर देता हूं आपको। ये जो लोकल सर्कल का सर्वे आया है, जब ये लॉकडाउन खुलेंगे राज्यों में, उसके बाद जब ये काम पे जाएंगे, ये लोग अपने कस्टमर्स से और अपने क्लाइंट से संपर्क में हैं। उस संपर्क के बाद ये खबर आई कि वो लोग अब इनको आगे बिजनेस करने में, अपना सामान बेचने में, सर्विस बेचने में इनको दिक्कत आएगी। और यहां पर एमएसएमईज में संदीप, जैसा मैंने बताया, 11 से 12 करोड़ लोगों को यह नौकरी देता है। 30% जीडीपी का यह हिस्सा है। बिल्कुल 30% जीडीपी का। आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें से 60% को शुरुआत करने में वापस दिक्कत आई। हमने वो जो निब्री एक इंडेक्स है, मेरी जो फेवरेट आर्थिक इंडेक्स है वो निब्री की है, इसलिए नहीं कि मेरा नमूरा से कोई रिश्ता है, पर नमूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स कहती है कि आपका बिजनेस रिजम्पशन अब 60% पे आ चुका है। और ये खाली एमएसएमई के लिए नहीं है संदीप। तो ऐसे में उदय कोटक जो कह रहे हैं कि इस देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को दरअसल इस वक्त एक राहत पैकेज, एक फिस्कल स्टिमुलस की दरकार है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही। पिछले साल इस टाइम तक 2,97,000 करोड़ की लिक्विडिटी पैकेज की घोषणा हो गई थी। बिल्कुल आया था, मैं उसी पे ही आ रहा था कि अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। अमेरिका ने क्या किया संदीप, उन्होंने नोट छापे। आपका, मैं गोपाल बाबू सहमत हूं, 18,48,000 फिस्कल डेफिसिट पहुंच चुका है, जो कि 9.5% है। इनफैक्ट अगर स्टेट्स का मिला ले संदीप तो 15% के करीब पहुंच चुका है। पर एक जो एफआरबीएम है ना संदीप, आप तो अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, उसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। मैंने उसका पहले भी सलाह दी थी, उसका नाम कुछ दिन के लिए कर दीजिए, फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। आपको नोट इस समय छापने पड़ेंगे। मैं एक संदीप, हमने एक सर्वे किया था, आप मुझे इजाजत दे तो 30 सेकंड में बताइए ना। हमने एक परिवार को लिया जहां पर एक बेटा बेटी थे, उनके माता पिता थे और उन माता पिता के माता पिता थे, मतलब 3 जनरेशन साथ में रहती थी, बेटा बेटी बड़े थे। अब मुसीबत आई फैमिली के ऊपर, कोई आर्थिक, बेटे ने कहीं बिजनेस किया, घाटा हुआ, बेटी की शादी थी। आज तक हमारे हिंदू परिवारों में परंपरा है कि पिता जो है अपनी पूरी हिसाब किताब का, वेल्थ का लेखा जोखा पूरी तरह से पत्नी को भी शायद नहीं पता होता है। अब जब मुसीबत आई तो बेटे ने पैसे मांगे कि मैं मुसीबत में हूं, बेटी की शादी थी, तो लाजमी बात है जो पिता था, जिसके ऊपर सारा परिवार निर्भर था, उसको अपना हिसाब किताब खोलना पड़ा। देखो भाई, मेरे पास तो ले दे के, क्योंकि बेटा बेटी सोचे थे मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, माता पिता सोचे थे निकालेगा, और पिता ने अपना सारा लेखा जोखा खोल दिया। जब लेखा जोखा खोला, आप मानेंगे नहीं, बेटा और बेटी दोनों, बेटी की जितने में शादी होनी थी वो बजट संकुचित कर दिया गया, बेटे ने जो कर्जा लिया था वो संकुचित। मैं समझता हूं, और अब इसको हम एनालॉजी को कैसे ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था पे खुली डिबेट होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप इस मुद्दे को उठाते हैं। खुली डिबेट होकर सरकार को, जनता को ओपनली बताना चाहिए कि हम, एक अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का सर्वे आया है जिसमें अगर 5,000 रुपए पीडीएस वालों को दिए जाएं सालाना, तो आपका 3,10,000 करोड़ का कुल खर्च बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात, विजय सरदाना, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप एमएसएमई सेक्टर को भली भांति जानते हैं। जो ये कहा जा रहा है स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे मझोले व्यापारी, दुकानदार, उद्योग, उन पर जो ये मार पड़ रही है, और मैं गरीब तबके को भी साथ में ले आता हूं। जब उदय कोटक कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, और वो कह रहे हैं कि सीधा आपको जेब में कुछ पैसा देना होगा, पैसा नहीं होगा तो खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं होगा तो ये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। ये कह देना जी कोविड आ गया काबू में, अब तो बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले के चक्कर में हम बहुत दिनों तक फंसे रहे हैं। ये बल्ले बल्ले इतना जल्दी नहीं होता, कोई हाथी रुक जाता है, उसको दोबारा से रफ्तार पकड़ने में वक्त लगता है। गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है सरकार को कंसीडर करने के लिए। देखिए, हमारे देश में करीब 30 करोड़ आबादी है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल लेवल के नीचे है। अगर हम उन 30 करोड़ लोगों को हर महीने अगर 1,000 रुपए देते हैं एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे? वो सीधा आपका कंजम्पशन में जाएगा, वो ना इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ना वो एफडी में जाएगा, ना वो कहीं और जाएगा। और वो लोग नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जनरली एमएसएमई के।
आप अगर 3-4 महीने उनको 1000 रुपए भी देते हैं लाइक ए सपोर्ट सिस्टम, एक तो उनकी लाइवलीहुड बचेगी, वो लोग बचेंगे क्योंकि राशन आप दे रहे हैं, 1000 रुपए से उनको बाकी चीजें खरीदने में हेल्प मिलेगी। जितना आसपास आपका एमएसएमई सेक्टर है वो रिवाइव होगा क्योंकि उन्हीं का कंजम्पशन वो लोग करते हैं और वहां पे उनको जॉब क्रिएशन होगा और आपके साथ साथ फिर जीएसटी और बाकी चीजों का भी रिवाइवल शुरू होगा। बिल्कुल। तो और जीएसटी की आपने बात की, एक सेकेंड सिद्धार्थ, जीएसटी कल बैठक है जीएसटी काउंसिल की और 2021-22 में जो शॉर्टफॉल है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है 2,69,000 करोड़। इसमें से केंद्र को अंदाजा है कि 1,11,000 करोड़ रुपए तो वो उगाही हो जाएगी, उसके पास आ जाएंगे, अर्जित हो जाएंगे, तो 1,58,000 करोड़ रुपए की कमी पड़ेगी। तो यहां पर राज्यों के पास भी पैसा नहीं होगा, गरीबों के पास कोई खर्च के लिए साधन नहीं होंगे क्योंकि जरिया नहीं है, तो ये अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे घूमेगा? नहीं संदीप, ये बात तो मुझे लगता है कि अब चूंकि कोविड जब आया था तो शायद इसका एक आकलन हम नहीं कर पाए थे कि कितने दिन तक रहने वाला है, लेकिन अब इस बात का एकदम ये बात तय हो चुकी है कि कोविड एक ऐसी चीज है जो अभी हमारे साथ रहने वाली है लंबे समय तक, इसकी कोई एक्सपायरी डेट अभी नहीं है। तो मुझे लगता है चूंकि ये 100 साल में होने वाली त्रासदी है ऐसी, तो मुझे लगता है इस समय भारत सरकार को मतलब एकदम फंडामेंटली जो है ना हट के सोचना होगा और अपना दिल बड़ा करना होगा। और मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं खजाने को खोलना होगा आपको, चाहे आप नोट प्रिंट करें, मतलब आरबीआई से कर्जा ले, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि, क्योंकि जो आपने अभी बात कही ना कि स्टेट्स का जो पैसे 1,58,000 करोड़ फिर वो कैसे पूरा होगा, फिर वो आप जो है स्टेट्स को कर्जा लेके दे देंगे तो वो फिर स्टेट्स के ऊपर ही भार आने वाला है क्योंकि उसको सर्विस स्टेट्स को ही करना है। और दूसरी बात संदीप की कॉम्पनसेशन जो सेस था वो केवल 5 साल का था, तो अब उसे भी अगले 5 साल को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। तो बस ये 14% गारंटी की जो फांस है ना, ये फांस कहां निकल पा रही है? तो और वो घूम फिर के फिर क्या होगा कि कॉम्पनसेशन सेस कौन भरेगा? मैं और आप ही टैक्स भरेंगे, दोबारा वो पब्लिक से ही लिया जाएगा, दोबारा हम पर ही मार आएगी। मुझे एक बात और लगती है जो मुझे कहना चाहिए इस समय, मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को जो लोग इस समय इस देश में हैंडल कर रहे हैं, और मतलब इसके लिए मुझे आप कुछ भी ब्रांड करें, कुछ भी कहें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना है कि 7-7 महीने निकल जाते हैं, देश के वित्त मंत्री कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं किसी से बातचीत बिल्कुल अहम सवाल है, स्टेटमेंट नहीं आता है। और संदीप इस देश में 2014 या मतलब के पहले आसपास जिन लोगों ने काम किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस देश से जुड़े हुए थे, सब ने कहा कि हमें क्या नहीं, एक अजीब सी चुप्पी है। आप यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले साल लगातार वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम और बाकी लोग आते थे, बड़ी वी शेप रिकवरी की हमने बातें की। यहां उदय कोटक कह रहे हैं 3-4 महीने, आकलन भी मत कीजिए, अभी वक्त लगेगा। ये वी शेप रिकवरी के जो सब्ज भाग है ना, ये अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है और ना बोलना चाहिए। कम से कम आई सैल्यूट उदय कोटक कि उन्होंने खरी खरी बातें कही हैं, बिल्कुल क्लियर। संदीप, अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम जो भी हम हिट लेंगे, चाहे आप फिस्कल डेफिसिट पे लें, ये एक 4-5 साल के लिए हम ये तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो मतलब ये अब आप हमको सोचना होगा इस तरफ, अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटे। देखिए कोविड से तो लोग जो उनके साथ हो रहा है वो हो ही रहा है, अगर कोविड से लोग बच जाएंगे तो अगर आपने अर्थव्यवस्था या उनको कामकाज नहीं दिया, किसी तरह से फिस्कल सपोर्ट नहीं दिया, तो लोग वैसे भी मर जाएंगे। उस पर बिल्कुल चुप्पी है, उस पर पूरी तरह से चुप्पी है। गोपाल बाबू, जो बात सिद्धार्थ कह रहे हैं, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? आप तो अर्थव्यवस्था के इतने अच्छे जानकार हैं। वित्त मंत्री कहां है हमारी, या मुख्य आर्थिक सलाहकार कहां है? पिछले साल बड़ा बताया जाता था वी शेप रिकवरी होगी, ये होगा वो होगा। हमारी अर्थव्यवस्था की दरअसल सूरत हाल क्या है, क्या सरकार सोच रही है, क्या राहत देने की बात है या क्या मन बना रही है, उस पर ये अजीब सी खामोशी क्यों है? नहीं, कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रही है। कल सवेरे, कल ही इनका स्टेटमेंट था। नहीं, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट, सार्वजनिक बयान कितने दिन हो गए? वित्त मंत्री है ना देश की। वित्त मंत्री जी ने
अभी पीछे पूरा डिस्कशन में पब्लिकली CII और इन सब के सेमिनार और उनमें फोरम में बात करी है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन और आर्थिक डिस्कशन, इसको जब तक हम सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहिए। हम भी कहते रहे कि समाज में जनता की इतनी समस्या है। सरकार, देखिए अल्टीमेटली सरकार क्या करती है, फंड कलेक्शन, रेवेन्यू, बजट में जितना आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रक्रिया सरकार के पास मेनली रहता है। आप टैक्स कलेक्शन क्या है, एक खास वर्ग से आप टैक्स लीजिए, जिनको आवश्यकता है उनको सरकार सपोर्ट करे, एक तो ये प्रक्रिया। दूसरा, आप अर्थव्यवस्था को स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस के अलावा आप उनको पॉलिसी स्टिमुलस देते हैं, उनको और इंडस्ट्री सपोर्ट देते हैं, या RBI के तरह मॉनेटरी पॉलिसी के साथ सपोर्ट देते हैं। तो इन सब चीजों को अभी बहुत महत्व है। अदरवाइज तो आप केवल पैसा, फिस्कल स्टिमुलस, कोई सरकार की पॉलिसी कहेंगे तो वो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है। X से टैक्स आएगा, Y को जिनके पास जरूरत है उनको दे देंगे। अच्छा, तो यह इतना सा काम है सरकार का? नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार का केवल फिस्कल स्टिमुलस देना काम नहीं है, पॉलिसी इनिशिएटिव भी है। IBC है, GST है, PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट और संकट काल आ जाए, संक्रमण काल आ जाए, आम आदमी का ख्याल रखना भी जिम्मेदारी है कि नहीं सरकार की? बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको सबसे शुरू में तो उस बारे में खामोशी क्यों है? नहीं, खामोशी नहीं, उदय कोटक जो कह रहे हैं गलत मांग कर रहे हैं क्या, कि दरकार है राहत पैकेज दिया जाए आम आदमी, गरीब के, छोटे मझोले कारोबारी दुकानदारों को अभी दरकार है सरकार की सहायता की? गलत मांग कर रहे हैं क्या उदय कोटक? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि उदय कोटक जी ने डिमांड की है, डिमांड करना सही है, कर सकते हैं और जरूरत भी है, लेकिन सरकार क्या डिसीजन लेगी वो सब चीजों को ध्यान में रख के करेगी। तो अभी गहन चिंतन और मंथन चल रहा है, भी महत्वपूर्ण है, गहन चिंतन मनन और मंथन चल रहा है। आलोक शर्मा, क्विक कमेंट। देखिए मुझे लगता है 4-5 चीजें अभी निकल कर आई। इन्होंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट 10% से ज्यादा है, तो क्या फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने का काम क्या नेपाल का है? महंगाई दर अगर 10 से ज्यादा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको कंट्रोल करना और सप्लाई और डिमांड की चेन को कंट्रोल करना क्या बांग्लादेश का काम है? पर कैपिटा इनकम में अगर हम बांग्लादेश से भी पिछड़ जाएं तो उसको बचाने का काम किसका है? क्या पाकिस्तान करेगा? पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार छीन लिए। हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में हम लोग 37 पायदान नीचे चले गए। ये काम भी शायद किसी और देश का होगा, रशिया का ही होगा। खामोशी की बात अभी आपने की। वित्त मंत्री आखिरी बार दिखी थी, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि फ्री वैक्सीन दूंगी मैं, उसके बाद आज तक दिखाई नहीं दी है। अभी कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा गहन चर्चा का विषय है। RBI से पिछले 6 महीने के अंदर सरकार 3.25 लाख करोड़ रुपया RBI से निकाल चुकी है। उसके बावजूद कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। लॉकडाउन में आज के राष्ट्रीय लॉकडाउन क्यों नहीं लगा? आज आप ब्लैक फंगस को राष्ट्रीय आपदा नहीं विषयांतर हो रहे हैं। अभी हम पैसा देना अहम मुद्दे पर रहते हैं। एक सेकेंड आलोक शर्मा, आप ना बहुत लंबा कर देते हैं अपनी तहरीर को, करिए इसे पूरा, क्योंकि पिछली बार मैंने काटा था। जी, बैंक का NPA 6 गुना बढ़ चुका है 7 साल में। बैंक बिल्कुल ऐसे कगार पर हैं कि आने वाले दिनों में बैंक का क्या हाल होगा। आज सिचुएशन ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई। नहीं, सरकार खामोश क्यों है? वित्त मंत्रालय को इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके सिर्फ स्क्रीन पे आने पे, उनके सिर्फ देश को संबोधन करके कुछ ना कुछ तो ऑफर करेंगे, मैं समझता हूं उससे भी एक राहत मिलेगी। और मैं गोपाल बाबू को एक बात कहना पाऊंगा, अंग्रेजी में कहावत होती है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। जो सरकार का रीडिस्ट्रीब्यूशन का आप काम कह रहे हैं, कुछ हद तक सरकार का ये काम होता है, पर जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है उस टाइम सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होती है, जिससे कोई भी सरकार संदीप पीछे नहीं हट सकती। मैं समझता हूं इस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पिछले साल हम 500-500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में देखा था, आज वो जरूरत सारे के सारे गरीब वर्ग की बन चुकी है। विजय सरदाना, लगातार वार्तालाप होनी चाहिए ना, बातचीत होनी चाहिए, वित्त मंत्रालय को सक्रिय होना चाहिए ना, कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से होना चाहिए और होता भी है। मैं आपको बताता हूं,
ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक में नहीं होता होगा, लेकिन जहां कंसल्टेशन की बात है लगातार होती है, क्योंकि हम भी उन पार्ट्स में रहे हैं जहां डिस्कशन रहा है। जैसे मंडे को महंगाई को लेकर डिस्कशन हुआ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। हमने राइटिंग में सजेशन भी दिए हैं, सरकार वाज क्वाइट ओपन टू लिसन टू न्यू सजेशंस। तो ये नहीं है कि हर चीज पब्लिक डोमेन में हो, चिंता सबको है, लेकिन मेरा सिंपल वही कहना है संदीप जी, जब तक हम इस देश में पॉपुलिस्ट राजनीति करते रहेंगे, हर चीज फ्री बांटने की चिंता में रहेंगे और हर पार्टी एक दूसरे को आउटबीट करने की कोशिश करेगी कि मैं मोबाइल फ्री दूं या लैपटॉप फ्री दूं, और आधारभूत चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स ये पॉपुलिज्म एक समस्या है। सिद्धार्थ, लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट। संदीप, एक बात और मैं जो कहना चाह रहा था कि देखिए, आपको वैक्सीनेशन भी तेजी से करना होगा, और अगर आपको इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना है, अगर वो कॉन्फिडेंस लाना है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो चाहे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो। और दूसरा संदीप, जो पैकेज की बात है, पैकेज पे ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है, काम चल रहा है, लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि इस बार पैकेज चाहे जैसा भी हो, वो एक अनाउंसमेंट ना हो, बल्कि ऐसा पैकेज हो जिससे तरलता प्रदान ना करे। दरअसल जेब में पैसा आता दिखे, लोन मेले लगाने से जी आ गए और फिर बताते रहिए जी इतने गए, 3 लाख करोड़ में से पिछले साल नवंबर तक 1.5 लाख करोड़ रुपए ही डिसबर्स हो पाए थे। बिल्कुल संदीप, पैसा, एक तो लोगों की जेब में पैसा जाए, साथ ही कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको बड़े पैमाने पे सपोर्ट करना पड़ेगा, जो पूरी तरह से खत्म, और उसमें छोटे और मध्यम मझोले जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, और रेहड़ी पटरी वालों की तो मैं क्या बात करूं, पहले भी मैं कह चुका हूं, उनके धंधे तो बिल्कुल चौपट हो गए हैं। तो उन्हें भी सरकार से दरकार है राहत की। और ये पेट्रोल डीजल मतलब कोई क्रिकेट का मैच तो नहीं चल रहा है कि सेंचुरी कोई मारे और हम तालियां बजाएं। इस पर गौर करने की भी जरूरत है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।